नमस्कार साथियों। आज का आपका टॉपिक होगा वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। इस टाइप का टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में है, तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन कम से कम आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को, इन सभी प्रश्नों को हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हम पिछले सालों के एग्जाम है सभी प्रश्नों को लेके इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, देखिए शुरुआत से बेसिक से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं ये होती क्या। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या शुरू होती है एक से। एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एक, दो, तीन, चार, आगे ये अनंत तक चलती रहेगी। एक से शुरू होती है। प्राकृत के बाद में एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। प्राकृत के बाद की संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और कुछ नहीं है। पूर्ण संख्या में आप प्राकृत संख्या के अंदर एक जीरो और शामिल कर दो, यानी ये जीरो से शुरू होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस टाइप से ये आगे चलती रहेगी। उसके बाद में आपका आता है पूर्णांक। उसके बाद में आपका क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक आपके जीरो से तो आगे शुरू होता ही है। जीरो, एक, दो, इसमें आपकी नेगेटिव संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं। इधर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, ये सारी संख्या। फिर यदि अपन देखें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंदर आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या होती है। इनको वैसे मान सकते हैं कि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहां आपका क्यू जीरो नहीं होगी। इसके बारे में हम आगे पूरा चर्चा करेंगे। एक बार आप इतना ही देख लो, परिमेय संख्या में सभी संख्याएं शामिल होती है, पॉइंटों वाली, दशमलव वाली, सब। और लास्ट में अपन लिख देते हैं वास्तविक संख्या, जिनमें ये सारी संख्याएं शामिल होती है। परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं आपके वास्तविक संख्या के अंदर शामिल होती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है वो देखिए। यदि मैं ये इसी क्रमांक आपको लिखना है, तो ये लिखने के बाद आपको देखना है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं ना, तो सभी कथन सत्य होंगे। जैसे मैं ये बोल सकता हूं सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो कथन सही है। देख लो भले, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर शामिल है। या मैं कह सकता हूं सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, तब भी बात सही है। सभी प्राकृत संख्या ये देख लो पूर्णांकों के अंदर शामिल है। या मैं कह सकता हूं सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, ये बात भी आपके बिल्कुल सही है। सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, ये बात भी सही है। यदि ऊपर से नीचे की तरफ बोल रहा हूं तब तो सही है। जैसे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, ये बात भी सही है। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये बात भी सही है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात भी सही है। लेकिन पहले नीचे वाला बोल के बाद में यदि मैंने ऊपर वाला बोल दिया तो वो बात गलत हो जाएगी। तो ये याद रखने का तरीका है, आप इनको ऐसे ही क्रमांक में लिखो। फिर सबसे पहले प्राकृत, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर वास्तविक, ऐसे। तो यहां से यदि मैं उल्टा बोलूं, जैसे सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो वो बात गलत हो जाएगी। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, वो बात भी गलत हो जाएगी। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, वो बात भी गलत हो जाएगी। आपको ऊपर से नीचे वाला याद रखना है। तो अब इन कथनों को आप देखिए। प्रत्येक पूर्णांक या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। देखो पूर्णांक या परिमेय, ये बिल्कुल सही बात है। ये बात एकदम सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है, ये बात भी एकदम सही है। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये देखो प्राकृत और ये सबसे लास्ट में वास्तविक, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, यहां से मैं नीचे से ऊपर चला गया, तो ये बात आपके गलत हो गई। ये बात गलत है, तो क्योंकि इसने पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात गलत है, ये अब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वास्तविक संख्या पूरे दो टाइप की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, तो यहां से आप ये और निकाल सकते हो कि सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं ना तो परिमेय होती है ना अपरिमेय। उल्टा नहीं बोलना है हमें, बस इस लाइन में ध्यान रखते हुए बोलना है। और प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक का अपरिमेय से कोई संबंध नहीं है, ये अलग है। ये सभी परिमेय के अंतर्गत आती है।
तो इस टाइप से आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सत्य SAT के अंदर, ये एग्जाम आया हुआ प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिए। अब आपके इस चैप्टर में परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इनका मुख्य रूप से इनका दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार क्या होता है, इस पर आपको बात की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको परिमेय संख्या लिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको अपरिमेय संख्या लिखा रहा हूँ। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूँ। P बटा Q के रूप में लिख सकता हूँ। P बटा Q के रूप की संख्या होती है ये, जहां पर Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P Q पूर्णांक हो और Q जीरो नहीं हो। जीरो के अलावा कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये तो एक परिभाषा है। इसका मतलब है परिमेय संख्या को मैं अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ। दूसरा, ये अनुपात सहित संख्या होती है, अनुपात के रूप में लिखी जा सकती है। अनुपात के रूप में लिख सकता हूं मैं परिमेय संख्या को। अब कौन कौन सी संख्याएं परिमेय होती है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो संख्या अपरिमेय होगी ना, कौन कौन सी अपरिमेय होती है, क्योंकि कम संख्याएं होती है जो अपरिमेय होती है। तो यदि आपको पता चल गया ये संख्या अपरिमेय है और यदि अपरिमेय नहीं है तो वो सारी परिमेय में आ जाएगी। तो वो तो हम बाद में देख लेंगे। पहले यहाँ पर ये देखो, इन संख्याओं को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। फिर मेन बात आती है परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण की। इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। यहाँ से आपके फर्स्ट ग्रेड में 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो ध्यान रखो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है एक तो शांत, शांत दशमलव प्रसार। एक तो शांत होता है, अभी मैं बताता हूँ शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। और दूसरा इसमें या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, तो आपका आवर्ती होगा। अशांत होगा तो अशांत में क्या आएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ये दो टाइप के दशमलव प्रसार आपके परिमेय संख्याओं के होते हैं, या तो शांत और अशांत होगा तो कैसा होगा, आवर्ती होगा। देखो शांत का मतलब किसी भी संख्या में मैं, जैसे मैंने 5 का भाग दिया 12 के अंदर, यदि ये भाग रुक जाता है एक जगह जाकर, पूरा अंत में शेषफल 0 आ जाता है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। जैसे देखो 5 का भाग 12 में कितनी बार गया, 2 बार, 10, पीछे कितना बचा, 2। अब मैं यहाँ पर आगे उतारने के लिए कुछ नहीं है, 0 उतारता हूँ तो यहाँ लगेगा आपका दशमलव। फिर 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार, 20 माइनस 20 0, लास्ट में शेषफल 0 आ गया, भाग रुक गया, यानी दशमलव के बाद में भाग पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो सकता है। दूसरा होता है यदि अशांत और अशांत में आवर्ती। अशांत आवर्ती का आपका मतलब है, जैसे मैं 3 का भाग दे रहा हूँ 5 के अंदर, 3 का भाग 5 के अंदर कितनी बार गया, 1 बार, ये 3, फिर शेषफल कितना बचा, 2। अब आगे 1 0 उतारा तो यहाँ पर लगेगा आपके दशमलव। 3 का भाग 20 में 6 बार, अब कितना रहा है, 2। वापस 1 0 उतारने की छूट, तो वापस ये भाग गया 6 बार। अब ये आपके से चलता ही जाएगा, हर बार 2 बचेगा, भाग 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये चलता ही जाएगा। तो ये है अशांत। लेकिन अशांत में ये क्या है, आवर्ती है। आवर्ती क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये एक के बाद में पॉइंट 6 6 6 यही आ रहे हैं, हर बार यही आएगा। तो ये चीज शांत तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक आवर्ती हो रही है, वापस दशमलव के बाद संख्या की आवर्ती हो रही है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या का होता है। और इनको अपन लिखते कैसे हैं, यदि आपको 1.666 ये अनंत बार आ रहा है तो इसको लिखने का तरीका होता है 1.6, जो भी संख्या आपकी बार बार आई है उसके ऊपर बार लगा दो, आप उसके ऊपर बार लगा दो। तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ये दो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का इंपॉर्टेंट होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखो अब अशांत आवर्ती के अन्य नाम भी है इसके दशमलव प्रसार के। इसको मैं कह सकता हूं अनवसानी आवर्ती। अशांत को दूसरी भाषा में कहा जाता है अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। मतलब कोई एक चीज बार बार आ रही है, कोई एक संख्या दशमलव के बाद में रिपीट कर जाएगी, अनवसानी आवर्ती भी इसको कह सकता हूं मैं, अनवसानी आवर्ती। अब एक तीसरा दशमलव प्रसार आप ध्यान सुन लो, वो होता है अशांत अशांत अनावर्ती। अशांत
अन्नावर्ती, या मैं कह सकता हूं अनवसानी अन्नावर्ती, अनवसानी अन्नावर्ती, अनवसानी अन्नावर्ती, या गैर शांत गैर पुनरावर्त, ये सारे नाम, ये जो दशमलव प्रसार होता है ना, ये होता है अप्रिमेय संख्याओं का। ये किसका होता है? अप्रिमेय। आपको ये बात भी ध्यान रखनी, आगे मैं और बता दूंगा। ये दशमलव प्रसार अप्रिमेय संख्या का होता है, बाकी जो भी आए वो आपके प्रीमिय संख्या का होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अशांत अन्नावर्ती या फिर अशांत अनवसानी अन्नावर्ती, ये दशमलव प्रसार आपका होता है अप्रिमेय संख्या का। बाकी यदि शांत आ जाए तो भी प्रीमिय संख्या है, अशांत आए और उसमें आवर्ती आए तब वो प्रीमिय संख्या है, अशांत आकर अन्नावर्ती आ गई तो फिर वो अप्रिमेय संख्या का हो जाएगा। ये दशमलव प्रसार बार बार पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न को देखिए, प्रीमिय संख्या का दशमलव निरूपण क्या नहीं हो सकता? शांत हो सकता है, अनवसानी यानी ये कह रहा है अशांत, तो अशांत तो हो ही सकता है। अशांत में क्या होना चाहिए? आवर्ती, तो अभी तक अशांत कहा है तो ये भी हो सकता है आपका। तीसरा कहा है अनवसानी लेकिन आवर्ती, बिल्कुल अनवसानी आवर्ती हो सकता है, ये भी हो सकता है। अनवसानी अन्नावर्ती नहीं हो सकता, ये किसका होता है? ये होता है अप्रिमेय संख्या का। अनवसानी अन्नावर्ती होता है अप्रिमेय संख्या का। ये दशमलव प्रसार होता है अप्रिमेय संख्या का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार तो पूछा गया। तो कौन सा निरूपण प्रीमिय संख्या का नहीं हो सकता? वो है अनवसानी और अन्नावर्ती। ये दशमलव प्रसार आपको ध्यान रखना है, जो प्रीमिय संख्या का नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखो, गैर शांत, गैर शांत यानी अशांत और गैर पुनरावर्त। मैंने अभी कहा था ना आपका अप्रिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में क्या है, आपको क्या क्या आ सकता है नाम, क्या कौन सा नाम आपके इसके दशमलव प्रसार में आ सकता है अप्रिमेय संख्या वाले में? पहला नाम इसमें आएगा अनवसानी अन्नावर्ती, अनवसानी अन्नावर्ती यानी अशांत है और आवर्ती नहीं है, अनवसानी अन्नावर्ती, अनवसानी अन्नावर्ती। दूसरा इसमें नाम आ सकता है अशांत अन्नावर्ती। ये सेम ही नाम है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है ये, एक ही अशांत अन्नावर्ती। तीसरा आ सकता है गैर शांत गैर पुनरावर्त, यानी शांत नहीं है और ना ही पुनरावर्ती हो रही है, गैर शांत गैर पुनरावर्त। और चौथा आपके आ सकता है वही शांत रहित आवर्ती रहित, शांत रहित, शांत नहीं है, रहित यानी नहीं है, और आवर्ती रहित यानी आवर्ती भी नहीं है। तो ये सारे नाम आ सकते हैं, कोई सा भी नाम आपका आ सकता है। तो ये जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो अप्रिमेय संख्या का होता है। और ये दशमलव प्रसार होता कैसा? ये होता है पॉइंट के बाद में जो भी संख्या आएगी ना, वो आती जाएगी, कुछ भी आ सकते हैं और रुकेगी भी नहीं, अनंत तक चलेगी, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, और कोई भी संख्या, एक सेम संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, और ये चलती रहती है। इस टाइप का दशमलव प्रसार, जैसे 1.01, कभी 001, कभी 00001, कभी 401, इस टाइप से अनंत तक चल रही है और रुक नहीं रही है। तो ये दशमलव प्रसार होता है ना, वो अप्रिमेय संख्या का होता है। तो अभी आप इसमें देखो, सबसे पहले गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया गया है अप्रिमेय संख्या में। तो ये दस आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है, अप्रिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है और प्रीमिय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ये दोनों लाइनें आपको बहुत, इनसे आपका एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अब अपन देख लेते हैं अप्रिमेय संख्या क्या क्या होती है, किन संख्याओं को मैं अप्रिमेय संख्या कहूंगा, बस आपको इतना ही देखना है। सबसे पहले तो यदि पॉइंट के बाद में संख्या आई हुई है, वो इस प्रकार से आई हुई है कि रुक नहीं रही है, संख्याएं अनंत तक चल रही है, इनका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है और कोई भी संख्याएं बार बार नहीं आ रही है, ये यानी जो अनवसानी अनावर्ती में है वो। दूसरा, यदि कोई संख्या पर आपका अंडर रूट लगा हुआ है और उसका वर्ग नहीं निकल रहा है, जैसे देखो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसके ऊपर आपका अंडर रूट लगा हुआ है, जैसे देखो √2, √3, ये सारी अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार आप निकालोगे ना √2 का मान, तो वो दशमलव प्रसार ऐसा कुछ आएगा 1.4, एक आगे कुछ चलता ही जाएगा, अनंत तक रुकेगा भी नहीं, आप निकाल के देख लेना। √3 का भी ऐसा ही आएगा। तो कौन सी संख्या प्रीमिय हो जाएगी? जैसे √4 का मान कितना होता है? 2, तो ये तो प्रीमिय संख्या है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो प्रीमिय संख्या है।
अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, हमें पता है अंडर रूट 9 का मान होता है 3, यानी 3 का वर्ग होता है 9। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, ये होता है 4। अब इनके बीच में जो संख्या है अंडर रूट 5, इनका मान पॉइंट टू में आ रहा है, तो ये सारी संख्याएं ए प्रीमिय संख्या है। और जिनका मान पूरा पूरा निकल रहा है वो क्या है, प्रीमिय संख्या। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ये सारी है ए प्रीमिय संख्या। एक तो जिसके ऊपर अंडर रूट आ गया और संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, एक जिसका दशमलव प्रसार ऐसा आ गया। तीसरी आपको एक ध्यान रखनी है, पाई एक ए प्रीमिय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई ए प्रीमिय संख्या है। पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर होता है। पाई एक कैसी संख्या है, ए प्रीमिय संख्या। पाई को हम गणना के लिए 22/7 के बराबर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये 22/7 के बराबर नहीं होता है और ना ही 3.14 के बराबर होता है, ये बस इसके करीब होता है। पाई का जो असली मान है वो होता है 3.14, 15, आगे ऐसे चलता जाता है, अनंत तक रुकता नहीं है। तो ये एक अप्रीमिय संख्या है। 22, एक और ध्यान रख लेना, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, 22/7 से हल्का सा कम होता है, यानी पाई 22/7 से, वास्तविक में पाई की बात करें तो ये 22/7 से छोटी संख्या है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लें, पाई -22/7 कैसी संख्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है क्या, तो पाई छोटा है 22/7 बड़ा है, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऋणात्मक। जो भी संख्या है ये ऋणात्मक होगी। तो अप्रीमिय संख्या के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, ये पाई हो गई जिसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है और संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल पूरा पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, तो वो संख्या भी क्या है, आपके अप्रीमिय संख्या। और जिसका दशमलव प्रसार ऐसा है, वो संख्या भी आपकी अप्रीमिय संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो, निम्न में से कौन सी एक प्रीमिय संख्या है, तो देख लो, इन अप्रीमिय संख्याओं को मैं छोड़ दूं तो बाकी जो भी संख्याएं चाहे दशमलव में लिखी हो चाहे किसी में लिखी हुई, सारी संख्याएं क्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। जैसे सारी प्राकृत संख्याएं प्रीमिय संख्या होती है, 1 से 2 तक सभी सारी पूर्ण संख्या, यानी यदि मैं इसमें जीरो ले लूं तो भी ये प्रीमिय संख्या है, जीरो भी एक प्रीमिय संख्या है। सारे पूर्णांक यानी माइनस वाली संख्या भी प्रीमिय संख्या है। सारी भिन्न संख्याएं 2/3, 3/5, -4/6, ये सारी की सारी प्रीमिय संख्या हैं। यानी आपके अंडर रूट के अंदर केवल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे देखो, अंडर रूट 16 का मान कितना निकल गया, 4, तो अंडर रूट 16 भी आपकी प्रीमिय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 2 का मान नहीं निकलता, अंडर रूट 3 का मान नहीं निकलता, तो ये अप्रीमिय है। इनको छोड़ के जिनका अंडर रूट का मान पूरा पूरा निकल रहा है वो सारी प्रीमिय संख्या है। इस टाइप से कोई भी संख्या दशमलव में आगे जाकर रुक रही है तो ये भी प्रीमिय संख्या है। पूरा ये 7 दशमलव प्रसार है, ये प्रीमिय संख्या है। और कहीं पर भी ऐसे आ रहा है, एक एक संख्या बार बार आ रही है, इसको कहते हैं अशांत लेकिन आवर्ती। इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, 1.7 के ऊपर बार, तो ये भी एक प्रीमिय संख्या है। इनका आगे अपन निरूपण देखेंगे सही तरीके से। तो ये सारी संख्याएं क्या है, आपके प्रीमिय संख्या है। तो अब देखना है कि कौन सी एक प्रीमिय संख्या है। पहले देखो ऑप्शन 2, कहीं पर भी आपको एक बार अप्रीमिय संख्या नजर आ गई तो फिर वो उसके गुणा में चाहे कुछ भी हो वो अप्रीमिय होती है। जैसे 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर आपको ये अप्रीमिय नजर आ गई तो ये पूरी संख्या अप्रीमिय है। 2 प्लस रूट 2, आपको रूट 2 अप्रीमिय नजर आ गई तो फिर प्लस में कुछ भी हो ये अप्रीमिय ही होगी। आपको ऊपर अंडर रूट 2 नजर आ गया, ये अप्रीमिय आ गई, तो नीचे चाहे कुछ भी हो ये अप्रीमिय हो जाएगी। यानी एक अप्रीमिय संख्या और दूसरी कोई सी भी उसके साथ प्रीमिय संख्या आ जाओ, अप्रीमिय और प्रीमिय को हम जोड़ेंगे तो भी प्रीमिय अप्रीमिय ही प्राप्त होगी। और यहाँ देखो, इसको क्या हल किया हुआ है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको हल करो। अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है, देखो अंडर रूट का मतलब होता है 2 की घात 1/2, और इसके ऊपर वापस होल स्क्वायर, घात की घात गुणा होती है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 2 की घात 1 यानी 2। ये तो आपको हल करना आता ही होगा। अंडर रूट के ऊपर यदि वर्ग लगा हुआ है तो ये अंडर रूट कट जाता है और नीचे जो मान होता है ना वो आ जाता है। तो ये मान आ गया 2, और 2 आपको पता है प्रीमिय संख्या, तो ये आपकी प्रीमिय संख्या है। तो इस टाइप से आपको प्रीमिय अप्रीमिय का ध्यान रखना है। फिर आपको देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब ये आ गई एक अनुपात रहित संख्या। अप्रीमिय संख्या की एक विशेष बात आप समझ सकते हो, इसको मैं कहता हूं अनुपात रहित संख्या। अप्रीमिय संख्या को आप अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये कैसी संख्या है, ये है अनुपात रहित संख्या, अनुपात रहित संख्या। और परिमेय संख्या को कहा जाता है अनुपात सहित संख्या, इसको कहते हैं अनुपात रहित संख्या। अप्रीमिय संख्या का दूसरा नाम है अनुपात रहित संख्या, इसको मैं कभी भी अनुपात के रूप में नहीं लिख सकता। तो देखो इसका दशमलव प्रसार कैसे होता है,
अंत रहित व पुनरावर्ती। अंत रहित यानी अशांत, अशांत तो ठीक है, पुनरावर्ती नहीं, इसमें पुनरावर्ती युक्त नहीं, पुनरावर्ती नहीं होनी चाहिए, तो ये तो अशांत पुनरावर्ती हो गया, ये तो प्रीमिय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो ये ए प्रीमिय का नहीं होगा। अंत युक्त, अंत युक्त यानी उसका अंत हो रहा है, यानी शांत हो रही है, तो शांत तो है ही नहीं ये प्रीमिय का, ये तो प्रीमिय का है, इसको भी अपन अंत नाम है। अंत रहित, इसका अंत भी नहीं हो रहा और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, तो ये है आपकी अप्रीमिय संख्या का अशांत और पुनरावृत्ति रहित। तो ये बहुत सारे नाम आ सकते हैं इसके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अंत युक्त यानी शांत, ये भी प्रीमिय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो ये तीनों ए बी और डी, ये तो तीनों तो आपके प्रीमिय संख्या का दशमलव प्रसार है। प्रीमिय संख्या को दूसरी भाषा में आप कह सकते हो अनुपात सहित संख्या, और अप्रीमिय संख्या को दूसरी भाषा में आप कह सकते हो अनुपात रहित संख्या। इसी का अन्य नाम है अप्रीमिय संख्या, अनुपात रहित संख्या। तो इसका दशमलव प्रसार में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अशांत और अनावर्ती, यानी अशांत होनी चाहिए और आवर्ती नहीं होनी चाहिए, बस ये दो चीजें होनी चाहिए। अब इनको अलग अलग भाषा में या अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी लिख के दे सकता है, आपको ध्यान ये रखना है अशांत अनावर्ती होता है इसका दशमलव प्रसार। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इनमें मेन बात कौन सी ध्यान रखनी है, यही ध्यान रखनी है आपको, अशांत अनावर्ती वाले। अगला प्रश्न देखो। अब देखो ये सारी प्रीमिय संख्याएं हैं, इनका भिन्न निरूपण का क्वेश्चन भी आता है। देखो पहले मैं इस संख्या को देखता हूँ, इस संख्या ये है क्या, ये वो संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत तो है लेकिन क्या है, आवर्ती। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, आवर्ती। एक संख्या बाद में वापस आ रही है, तो ये सब प्रीमिय संख्याओं के अंतर्गत आती है। आपको पूछ लो ये कैसी संख्या है, तो ये एक प्रीमिय संख्या है। ये संख्या कैसी है, ये आपकी प्रीमिय संख्या, अशांत, आवर्ती, और ये संख्या है आपकी प्रीमिय संख्या है। अब इनका भिन्न निरूपण, इसका देखो पहले मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2.34। अब ये 4 अनंत तक चल रहा है, जिसके ऊपर बार लग रहा है वो कहां तक चल रहा है, अंत तक चल रहा है, ये होता है। अब इसका मुझे भिन्न निरूपण कैसे करना है, यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये क्वेश्चन अब आप सभी को सीखना है कि इस टाइप की चीजों का भिन्न निरूपण कैसे होता है। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो पूरी चीज को, ये है 2.34 के ऊपर बार। पहले तो दशमलव के इधर जो संख्या लिखी है उसको अलग से लिख लो, 2 प्लस प्लस लगा दो, और अपन काम करेंगे पूरी ये केवल इस संख्या के अंदर, पॉइंट के बाद वाली संख्या के अंदर, पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्या लिख लो आप 34, ऐसे पॉइंट हटाकर आराम से। फिर कितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने नीचे 9 लिख दो। कितनी संख्या पर बार लगा है, एक संख्या पर बार लगा है, तो नीचे 1 9 लिख दो। कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद की बात हो रही है, दशमलव के बाद, इधर वाली को तो साइड में ही रखना है आपको अलग से, पूरा खेल दशमलव के बाद वाली पर देखना है। कितनी पर बार लगा है, एक पर बार लगा है, 1 9 लिख दिया। कितनी पर बार नहीं लगा है, एक संख्या पर बार नहीं लगा है, तो जितनी पर बार नहीं लगा उतने नीचे 0 लिख दो, ये 0 लिख दिया। अब जिस पर बार नहीं लगा है वो इस संख्या में से घटा दो, किस पर बार नहीं लगा है, 3 पर, तो इस पूरी संख्या में से वो 3 घटा दो, तो आपका 2 अलग है, ये प्लस अलग है, और 34 माइनस 3 कितना होता है, ये होता है 31/90, 31/90। अब इसको बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका यही है, इसको इससे गुणा कराओ, 90 गुणा 2 कितने हो गए, 180। ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ दो, कितनी है, 31 और बट्टा 90। तो 180 और 31 कितना हो गया, 211/90, 211/90। ये आपका क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में दशमलव के बाद में आपको यही ध्यान रखना है, जितने बार लगे हैं उतने तो 9 आएंगे, जितना बार नहीं लगा है उतना 0 आएंगे। तो इसमें एक पर बार नहीं लगा, इसका मतलब नीचे तो 9 और 0 ही आने चाहिए थे, ये डबल 9 नहीं आने चाहिए थे, ये हम देखते पता लगा सकते थे। और बाद में पूरी संख्या लिख दो और जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा दो, बस ये प्रोसेस आपको करना रहता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन। दशमलव के पहले तो 0 लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरा खेल इसी पर ही करेंगे। 0 को लिखने से 0 प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज है। आप तो पहले पूरी संख्या को लिख दो, 1254 पूरा लिख दिया। कितनी संख्याओं पर बार लगा है, 2 संख्याओं पर, कितने पर लगा है, 2 संख्याओं पर, तो नीचे 2 9 लिख दो। कितनी पर बार नहीं लगा है, 2 पर नहीं लगा है, तो 2 0 लिख दिया। ये
और घटानी क्या है इसमें से, जिस पर बार नहीं लगा है, यानी 12 पर बार नहीं लगा, तो ये घटा दो। 1254 माइनस 12, ये आपका आ गया 1242 बट्टा 9900। अब आपको आगे इनको संख्याओं को काट काट के छोटा करना है। तो एक तो आप ये देख लो, ये 1653 तो कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। और ये इतने जीरो कहाँ से आ गए, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब इनमें कट कटा के ये संख्या आ सकती है 3 या 4 में। अब आपको काट के इन संख्याओं को छोटा करना है। तो किसका भाग जा रहा है आप देख लो, 9 का भाग नीचे जा रहा है, ऊपर किसका भाग जाएगा, ऊपर भी 9 का जाएगा क्या, 2 4 6, 6 2 8 1 9, ऊपर भी अंकों का योग 9 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों जगह 9 9 का भाग तो पक्का जाएगा। 9 का भाग दे दो ऊपर, ऊपर मैंने 9 का भाग दिया, या पहले नीचे 9 का भाग दे देता हूँ, नीचे आ जाएगा आपका 1100। ऊपर मैंने 9 का भाग दिया, तो आपका आएगा 1, फिर 3 और 4 34, 9 3 27, 27 और फिर ये 8 9 8 72, यानी 138 बटा 1100। फिर किसका भाग देना है, 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है, 2 का भाग नीचे भी जा रहा है। 1100 के अंदर आपने 2 का भाग दिया, तो ये आया आपके 550। तो ऊपर क्या आएगा, 2 का भाग दिया गुणसिफर, तो ये आपका दशमलव निरूपण आ गया। तो इस टाइप से आपको ये करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने तो नीचे 9 लिखने हैं, जितनी पे बार नहीं लगा है उतने आपको 0 लिखने हैं। दशमलव के इधर इधर देखना, उधर कुछ नहीं देखना, देख केवल दशमलव के इस टाइप। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा आपका। अब देखो ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, 18.9। जो दशमलव के इधर वाली संख्या उसको तो आप अलग ही रख लो पूरी को, 18 प्लस, पूरा ख्याल इस पर करना है। पहले पूरी संख्या को लिख दो, कितने पर बार लगे हैं, 2 पर, कितने पर बार लगे हैं, 2 पर, तो नीचे 2 9 लिखो। कितने पर बार नहीं लगा है, 1 पर नहीं लगा है, तो 1 0 लिखो, 1 0 लिखो। माइनस, पूरी संख्या में से क्या घटाना है, जिस पर बार नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं लगा, किस पर नहीं लगा, 9 पर नहीं लगा है, तो 9 घटा दो। तो ये 18 प्लस 971 में से आपको 9 घटाना है, तो ये आपका आ गया 962 बट्टा 990, 990। अब देखो इसमें जो कट रहा है वो काट लो, 2 से कट रहा है, 2 का भाग 990 में गया 495 बार, और 2 का भाग 961 में गया 481 बार, 481 बार। अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये नीचे आएगा 495 में, इधर ये आएगा 495 में गुणा 18, प्लस इधर ये क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 481, इधर ये आपके आ जाएगा 481। तो अब इनको गुणा कराकर बस आपको ये ऊपर जोड़ना है, जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी। तो इनको गुणा करा के लिख दो आप। 495 को यदि मैं पहले 20 से गुणा करा लेता हूं तो वो तो आपका आएगा 9900। फिर मुझे क्योंकि 18 से गुणा कराना है, तो इसमें से मैं 990 घटा लेता हूँ। ये गुणा तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी करवा सकते हो। जब इसमें से मैं 990 घटाऊंगा तो ये आपका आएगा 8 9000, तो 900 घटने पर आ गया 8910 आएगा। ये आप खुद घटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 481, अब 8900 और 400 हो गए 9391। तो ये तो आपको जोड़ कर आनी चाहिए बस। तो आपको उत्तर आ गया 9391 बट्टा 495। इस टाइप से इन संख्याओं को आपको करना है। ये आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इसी टाइप का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इसको और देखिए आप, इसका दशमलव प्रसार इसने ऐसा किया। पहले देखो इसको मैं लिखता हूँ, ये है क्या, ये और कुछ नहीं, देखो डी सी ए बी, डी सी ए बी, यानी ये 4 संख्याएं देखो रिपीट हो रही है, पहले वाली 4, डी सी ए बी डी सी ए बी डी सी ए बी। इसका मतलब ये ऐसे हैं, 0 पॉइंट डी सी ए बी के ऊपर बार है आपके, 0 पॉइंट डी सी ए बी के ऊपर क्या है, बार है। इसका यदि मैं दशमलव निरूपण लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पूरे अंकों को लिख दूंगा डी सी ए बी, और नीचे कितने जीरो है, नीचे कितने संख्या जिस पर बार है,
ये 4 संख्या बाहर है तो नीचे कितने 9 आएंगे, नीचे ये 4 9 आएंगे। ये इसका ऐसा इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब देखो ये दशमलव प्रसार आपके प्रश्न में किसके बराबर दिया हुआ है? प्रश्न में ये चीज दी हुई है 31/111 के बराबर। अब देखो आपको पता ही है इस संख्या से ये कितनी बार कटेगी, 9 बार। कितनी बार कटेगी? 9 बार। तो यहाँ पर ये जो अंक लिख रहा हूं मैं DCAB, ये अंक आएगा आपके 31 को 9 से गुणा करवा दो। 31 को करो 9 से गुणा, 31 को आपने यदि 9 से गुणा करवाया तो कितना आया? 279 279। अब देखो ये तो 4 अंकों की संख्या है और ये बराबर आ रही है 279 के, 3 अंकों की संख्या के। तो फिर इसका क्या मतलब है? या मैं जीरो कहाँ रख सकता हूँ? यहाँ जीरो रख सकता हूँ आगे। अभी इसको 4 बनाना है, ये भी आपके 4 अंक है। 3 अंक आए तो आगे जीरो नहीं रखना है, इधर जीरो रखना है, ये ध्यान रखना आप। ये तो अब आप देख सकते हो कौन कौन किसके बराबर है। डी का मान है आपका 0 है, सी का मान है आपका 2 है, ए का मान है आपका 7 है और बी का मान आपका कितना है? 9 है। तो अब आप देखो एडी, एडी यानी 0 प्लस बी सी, बी गुना सी यानी 18, 0 प्लस 18 बट्टा ए प्लस सी। ए कितना है आपका 7 और सी कितना है 2, तो 9। 18 बट्टा 9 कितना आ गया आपका उत्तर? 2। ये आपका सही उत्तर है इसे। तो इस चीज ऐसे आपको करना है। यदि 3 ही अंक मिले आपको और इधर 4 अंकों की बात हो रही है तो यहाँ पर आगे आप क्या लिखोगे? आगे आप 0 लिखोगे, 4 को 4 अंक बनाने के लिए। तो ये सारा फॉर्मेट इसी पर ही है और ये फॉर्मेट आपको आ जाना चाहिए इन संख्याओं के निरूपण से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आपके इसमें आने लगे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये कोई टफ प्रश्न नहीं है। इनको ध्यान से देखो। इसने कहा एबीसी अशून्य परिमेय संख्या है, मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं है और इस प्रकार है कि एबीसी का मान आपके 1 है, तो आपको इस व्यंजक का मान बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको मतलब केवल एक ही समीकरण दी हुई है, एबीसी बराबर 1। तो फिर मैं कुछ न कुछ वैल्यू पुट करूंगा इनकी अपनी मर्जी से कम 2 वेरिएबल, आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 चर हैं और समीकरण पूरी एक है, तो आप किन्हीं 2 चरों के मान अपनी मर्जी से रख सकते हो। 2 चरों के मान, जितने समीकरण से एक्स्ट्रा है ना उतने चरों के मान, 2 चरों के मान आप कुछ भी रख सकते हो। कुछ भी का मतलब इसने कहा अशून्य नहीं रख सकते, तो मतलब अशून्य है इसका मतलब 0 नहीं रख सकता। तो फिर मैं देखो यहाँ रखूंगा, सी का मान मैंने मान लिया 1 रख दिया और बी का मान भी मैंने मान लिया 1 रख दिया। तो फिर ए का मान कितना होगा? तीनों का गुणा 1 आना चाहिए, तो ए का मान भी 1 हो गया। 2 का मान रखा और तीसरे का मान हमें मिल गया। यानी यदि मैं ए बराबर 1 और बी बराबर 1 और सी बराबर 1 लेता हूं तो ये समीकरण आपकी संतुष्ट हो रही है। बस आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। इनको आप अब इसमें रख दो, जो भी व्यंजक है हर जगह आपको ए बराबर 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर 1 रखना। इसमें रखो, देखो 1/1 प्लस ए का मान भी 1 और बी इनवर्स यानी 1/b, 1/b और ए का इनवर्स भी क्या होता है? यदि किसी संख्या ए का उल्टा क्या होता है? वो एक ही होता है, तो यानी ये भी 1। तो ये पूरा व्यंजक कितना आ गया? ये आ गया 1/3। आगे वाला देखो, इसमें भी यही प्रोसेस है, इसका 1 और इसका भी 1, ये भी आपका आ जाएगा 1/3 और ये भी आपके आ जाएगा 1/3। इसमें भी ये 1 1 है, ये भी 1/3 आ जाएगा। तो फिर जोड़ लो इनको, नीचे 3 और ऊपर 1 + 1 + 1, यानी ये आ गया 3/3। उत्तर कितना आ गया? 1। अब आप देखो एक तो इसमें आया, पर बाकी इनको भी थोड़े चेक कर लो। सब जगह मैं 1 1 रख रहा हूं, तो a + b + c 3 हो रहा है, आपका उत्तर 1 आया, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें भी ये 3 हो रहा है, तो आपका उत्तर ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका उत्तर तो 1 आया है। तो कभी कभी आप ऐसे मिला के भी देखना है, जो भी मान आपने वेरिएबल के रखे हैं उनको आप ऑप्शन में भी रखना। कहीं यदि इनमें और कहीं पर भी 1 आ जाता तो फिर आपके 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज रहता, फिर आपको दूसरी संख्या लेके सोचना था। तो इस टाइप से इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, तो इनकी भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिएगा। ये है आपके प्रीमिय संख्या, आपको करना, संख्याओं का प्रीमियकरण करना आना चाहिए। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि आपको संख्याओं का प्रीमियकरण करना आ रहा है,
परिमेयकरण आपको आना चाहिए। देखो इधर देखो आपको क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 5 बराबर 3 माइनस अंडर रूट 5 बराबर ए प्लस बी रूट 5। पहले मैं इस इधर वाले को सोल्व करूंगा, इसका परिमेयकरण करूंगा। परिमेयकरण करने का देखो सीधा सीधा मतलब आपके होता है, जो भी नीचे आपको लिखा हुआ है उसको विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करवा देना। देखो ये ए माइनस कुछ लिखा हुआ है 3 माइनस, तो आप ऊपर और नीचे गुणा कराओगे 3, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो प्लस वाले चिन्ह से, इससे भी ऊपर गुणा कराओगे और इससे भी आपको आप नीचे गुणा कराओगे। ये आपके परिमीकरण की मेन शर्त होती है, जो भी नीचे माइनस चिन्ह है तो आप प्लस से गुणा कराओगे। इस ये गुणा आप इसलिए करोगे ताकि नीचे एक फॉर्मूला बने, वो फॉर्मूला बने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। देखो नीचे वाला नीचे गुणा होगा तो ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, इनको यदि आप गुणा करवाते हो तो आपके फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वे समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे समीकरण है, इस पर ध्यान देखो। कोई सेम संख्या यदि प्लस चिन्ह के साथ और माइनस चिन्ह के साथ गुणा हो रही है तो फिर आपका ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो नीचे पहले हल करता हूं मैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो अंडर रूट हट जाएगा और 5 बचेगा। नीचे कितना आया 9 माइनस 5। ऊपर देखो, ऊपर ये संख्या सेम सेम है, इनको आपस में आप गुणा करा लो, ये भी 3 प्लस रूट 5, ये भी 3 प्लस रूट 5, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। फिर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो, या फिर पहले इस 3 को इन दोनों से गुणा करो, फिर इस रूट 5 को इन दोनों से गुणा करो। ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी पहले 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट हट जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 गुणा 3 गुणा रूट 5 बट्टा 4। 9 प्लस 5 कितना आता है, 14 आता है, प्लस का 6 रूट 5 बट्टा क्या आता है, 4 आता है। जिस जिसका भाग जा रहा है ऊपर देख लो, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह 2 का भाग जा रहा है आपके। 14 में 2 का भाग दिया आपका 7 आया, 6 में 2 का भाग दिया आपके 3 आया, 3 अंडर रूट 5 बट्टा 4। इस 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल, तो 7 प्लस, अब इनको आप अलग अलग भाग दे सकते हो, ये 7 बट्टा 2 प्लस 3 बट्टा 2 रूट 5, ये आप ऐसे लिख सकते हो अलग अलग भाग देके। ये पूरी चीज किसके बराबर दी हुई है, प्रश्न में दी हुई है ए प्लस बी रूट 5 के बराबर। किसके बराबर दी हुई है, ए प्लस बी रूट 5 के बराबर। ये पूरी चीज आपके ए प्लस बी रूट 5 के बराबर दी हुई है। इसका मतलब अंडर रूट 5 के साथ इसमें यहाँ पर क्या है बी, तो अंडर रूट 5 के साथ में यहाँ पर क्या है 3 बट्टा 2, तो बी का मान कितना आ गया 3 बट्टा 2। अलग से यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर प्लस में अलग से क्या है 7 बट्टा 2, तो ए की जगह क्या आ गया आपके 7 बट्टा 2, तो आपका उत्तर आ गया ए बराबर 7 बट्टा 2 और बी बराबर 3 बट्टा 2। इस टाइप से इस प्रश्न को करना है आपको। परिमेयकरण करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें परिमेयकरण करना। परिमेयकरण में आपको हर बार यहाँ नीचे जो चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से संख्या को ऊपर नीचे गुणा करवाना है बस। अगला प्रश्न देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा किससे विभाजित होगी। इस टाइप के प्रश्न में ही आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और बहुत आसान इस टाइप का प्रश्न है। देखो n एक प्राकृत संख्या है, तो मैंने अभी कहा था प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, एक से, यानी n का मान आप 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हो। तो हमेशा ही आपको जो सबसे छोटा संभव मान है ना वो रख के देखना है, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो n का मान मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, रख दो n का मान 1, तो 9 की घात 2 गुणा 1 यानी 9 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 गुणा 1 यानी 4 की घात 2। 9 की घात 2 कितना होता है 81, 4 की घात 2 कितना होता है 16, तो 81 में से यदि आप 16 घटाओगे तो कितना आएगा 65 आएगा। अब देख लो इसमें किस किस का भाग जा रहा है, वही आपका उत्तर होगा। केवल 5, देखो 65 में किस किस का भाग जा रहा है, 65 में एक तो 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है देखो, इसका 65 का गुणनखंड करो आप। सबसे पहले 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 13 बार, 13 5 65, फिर 13 का भाग जाएगा एक बार, यानी 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 13। तो इसमें आपका 5 का भी भाग जाता है 13 का भी भाग जाता है, ठीक है। तो देखो केवल 5 नहीं है,
केवल 13 नहीं है, 5 और 13 दोनों है। और 5 13 19 नहीं है, 19 का इसमें भाग नहीं जा रहा, 19 का कहाँ भाग जा रहा है, तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा ये। इसमें आपको यही चीज ध्यान रखनी, यदि ये जो भी बोले प्राकृत संख्या बोले तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो मान रख लो, पूर्ण संख्या बोले कभी तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, वो मान रख लो। जो भी ये बोल रहा है उसके हिसाब से आप बस मान रख लो, और उन मानों से जो भी संख्या आ रही है उसको सेटिस्फाई करा लो, वो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। एल्फा और बीटा दो धनात्मक पूर्णांकों में एल्फा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है और बीटा का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। इसमें भी आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। न्यूनतम अभाज्य संख्या वैसे होती है 2, फिर 3, फिर 5 ये। अब ये कह रहा है एल्फा एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 नहीं है, सबसे छोटा यदि गुणनखंड देखे उसका न्यूनतम तो वो है 3, यानी 2 2 और 2 के मल्टीपल है ही नहीं। तो एल्फा एक ऐसी संख्या है जिसमें गुणनखंड अवैध गुणनखंडों की बात करें तो फिर वो सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 7 कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन 2 नहीं है, 2 वाला कोई भी पार्ट नहीं है इसमें। फिर यदि इसका अवैध गुणनखंड करें तो 11 13 जो भी आगे है। और बीटा में कितना है, बीटा में न्यूनतम 5 है, 5 से नीचे कुछ नहीं है, ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखो एक तो अपनी मर्जी से यही मान सकते हैं कि एल्फा 3 ही है, और बीटा कितना है, बीटा का मान ही मैं 5 ही मान लेता हूँ, तो इसका न्यूनतम अवैध गुणनखंड भी 3 हो गया और इसका न्यूनतम अवैध गुणनखंड कितना हो गया, 5 हो गया। तो एल्फा प्लस बीटा का, तो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 8, और 8 का न्यूनतम अवैध गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड क्या क्या है, किस किस का भाग जा रहा है इसमें, 2 का। यदि मैं 8 का अवैध गुणनखंड करूँ तो किस किसका भाग जा रहा है, 2 का, 4 बार 2 का, 2 बार 2 का, 1 बार, यानी 8 का जो गुणनखंड है वो है 2 की घात 3, तो इसका क्या है अवैध गुणनखंड 2। 8 में तो 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे नीचे क्या आ गया इसका 2। तो ये इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं ट्रिक से। बाकी इसका बेसिक ये है कि देखो एल्फा में 3 है, 2 नहीं है, और आगे यदि कोई भी संख्या है तो वो 5 7 जो भी है वो अभाज्य संख्याएं हैं, और बीटा के गुणनखंड में 5 है और 5 के आगे जो भी है 7 रहे, ये इसमें 2 नहीं होने का मतलब है ये विषम संख्या है। यहाँ से एल्फा का न्यूनतम अवैध गुणनखंड 3 होने का सीधा मतलब है ये एक विषम संख्या है। बीटा का भी न्यूनतम अवैध गुणनखंड 5 होने का मतलब है ये एक विषम संख्या है, क्योंकि इसमें अवैध गुणनखंड में 2 शामिल ही नहीं है। एक सम संख्या के अवैध गुणनखंड में हमेशा 2 शामिल होगा। यदि किसी संख्या के अवैध गुणनखंड में 2 नहीं है तो वो एक विषम संख्या है। तो एल्फा एक विषम संख्या है, बीटा भी क्या है, एक विषम संख्या। और दो यदि विषम संख्याओं को मैं जोड़ता हूँ, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, आप जोड़ के देख लेना। जैसे विषम संख्या क्या होती है, 5 होती है विषम संख्या, 9 होती है विषम संख्या, इनको जोड़ो हमेशा ही एक सम संख्या प्राप्त होगी। यदि मैं दो विषम संख्याओं को जोड़ रहा हूँ यानी अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सम संख्या होगी। और यदि कोई संख्या सम संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में निश्चित रूप से 2 आएगा, और सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड ही वो होगा, तो इसका मतलब ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसमें भी आपको परिमेयकरण की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहले इसको देखो, x बराबर क्या है, x बराबर है 2 प्लस रूट 3। x बराबर क्या है, 2 प्लस रूट 3, और इसमें हर बार 1 अपॉन एक्स और यूज हो रहा है, तो मैं 1 अपॉन एक्स करता हूँ, यानी इसको उल्टा करता हूँ। 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 प्लस रूट 3। अब मुझे इसका परिमेयकरण करना है, ऐसे नहीं लिखना है, नीचे वाला का अंडर रूट हटना चाहिए। तो परिमेयकरण करने का सीधा मतलब इसको मैं गुणा करूंगा 2 माइनस अंडर रूट 3 से, बटा 2 माइनस अंडर रूट 3 से, बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 बट्टा नीचे किसका, ऊपर तो ये 1 से गुणा हुआ तो सेम आ गया, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो 1 अपॉन एक्स का मान आ गया 2 माइनस रूट 3 बट्टा 1 बट्टा 3 का, यहाँ पर बट्टा 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 माइनस रूट 3 आ गया, और ये आ गया 2 प्लस रूट 3। बस ये चीजें आपको मिल गई, ये और ये। अब ये जो जो कहे वो देखो, इसमें क्या है, ये कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इन दोनों को जोड़ना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यानी इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ो 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3, जोड़ा तो कितना आया, ये रूट 3 माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, 2 और 2 कितना आया 4, और 4 परिमेय संख्या है, तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन एक बिल्कुल सही है। किस किस में एक सही। फिर देखो x माइनस 1 बटा x एक परिमेय संख्या है, इसमें से ये घटाओ, यानी
2 प्लस रूट 3, इसमें से आपको घटानी है तो पूरा माइनस लगाऊंगा मैं, 2 माइनस का अंडर रूट 3। कैसे घटेगी ये? 2 प्लस रूट 3, ये माइनस अंदर गुणा होगा, माइनस का 2 और माइनस प्लस का अंडर रूट 3। तो क्या कट गया? 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 आ गया। और आपको ये पता है अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? ये अप्रिमेय संख्या, इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गई? अप्रिमेय संख्या हो गई। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये पूरी संख्या अप्रिमेय आ गई। तो x माइनस वन अपॉन एक्स एक अप्रिमेय संख्या है, बी भी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों अपन सही है। अब देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स अपने पास क्या आया था? ये आया था अपने पास 4, इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, गुणा x माइनस वन अपॉन एक्स अपने पास क्या आया था? ये 2 अंडर रूट 3, इसको 2 अंडर रूट 3 से गुणा करो, संख्या संख्या आपस में गुणा हो जाएगी, 16 गुणा 2 32 अंडर रूट 3, अभी भी इसमें अंडर रूट 3 है। तो ये कैसी संख्या है? ये अप्रिमेय संख्या है, ये पूरी अप्रिमेय संख्या, जबकि इसने कहा है ये प्रीमिय संख्या, तो ये बात गलत है। सी सही नहीं है, ए और बी सही है और सी सही नहीं है। तो यहां से आप देख लो, ए और बी सही है, ए और बी सही है, इसमें सी सही कह रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा, इसमें ए और बी दोनों कहीं नहीं रहा, ये उत्तर नहीं होगा, तो ए बी व डी सही होगा। डी को और मैच कर लेते हैं अपन। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है 4, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आपको कितना आया? 2 अंडर रूट 3, गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 8 अंडर रूट 3। तो ये भी आपकी अप्रिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात कही गई है। तो ए बी और डी क्या है? सही है। तो इस टाइप से भी आपका प्रश्न आ सकता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको प्रीमियकरण आना चाहिए, उसके बाद आप इस टाइप के प्रोसेस कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या से रिलेटेड।